क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। इससे पहले आप सभी को बता दूं कि आप क्लास को शुरू करने से पहले अपने साथ एक कॉपी और पेन ज़रूर रखिए ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट करने की आवश्यकता महसूस हो आप उसे नोट कर लेंगे। ये 1 मिनट फैन ऑन कर लेता हूँ। अब ठीक है, फैन ऑन हो गया है। ठीक, तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे जैव प्रक्रम क्या होती है, इसके परिभाषा को। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो जितने भी जीव शरीर हैं उन सब के भीतर जो है, शरीर के भीतर भी कई प्रकार के कार्यकलाप चलता रहता है। जैसे हमने जो भोजन किया है उसका पाचन चल रहा है, सांस लिया है, ऑक्सीजन को जो अंदर ले गए हम लोग उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ले जाना है, सब शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना है। शरीर की सभी कोशिकाओं में जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्पन्न अनावश्यक हानिकारक पदार्थ हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता है, तो उसको शरीर से बाहर निकालने का भी काम होगा। तो बहुत सारा काम है। इसके अलावा जो है इस बीच में हमारे शरीर की कई सारी कोशिकाएं जो है मृत हो जाती है, मर जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उनकी मरम्मत करनी है और जो मृत कोशिकाएं हैं उनके स्थान पर नए कोशिकाओं का निर्माण होना है। तो इन सब कामों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इन सब काम के बीच जो है कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपस में मिल करके हमारे शरीर के अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस का काम करती है। उसे ही जो है जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो जैव प्रक्रम क्या है, ध्यान से समझिएगा। वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा हमारे शरीर का अनुरक्षण किया जाता है जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम उन सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है जो हमारे शरीर के अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस का कार्य करती है। ये इसका परिभाषा हुआ जैव प्रक्रम का। जैव प्रक्रम का क्या परिभाषा हो गया कि वे सारी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती है उन्हें हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में कई सारे प्रक्रम को हम लोग पढ़ते हैं, कई सारे प्रोसेस हैं, जैसे पोषण है, न्यूट्रिशन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, और इस एक और होता है उत्सर्जन जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन, इंग्लिश में बोलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, एक एक करके जो है पढ़ेंगे हम लोग। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस किया है। भारतीय भवन में इन सारे टॉपिक्स को अलग अलग जो है चैप्टर बना दिया है। तो भारतीय भवन के अनुसार देखा जाए तो ये पहला चैप्टर होने जा रहा है हमारा। ठीक है, जैव प्रक्रम का परिभाषा आपने समझ लिया है। अब पहला जो प्रक्रम जो है वो है पोषण। पोषण के बारे में समझते हैं, पोषण क्या होता है। तो पोषण की परिभाषा को हम लोग सबसे पहले जो है समझेंगे। तो पोषण की परिभाषा जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि पोषण वह विधि है जिसके माध्यम से कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है एवं उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। पोषण वह विधि है जिसके माध्यम से कोई जीव अपना भोजन ग्रहण करता है एवं उसका उपयोग अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करता है। ये पोषण की परिभाषा हो गई। ठीक है, पोषण जो है सभी जीवों में होता है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता तो सभी जीवों को है, चाहे वो पौधे हो या फिर जंतु हो, सभी को चाहिए। तो हम लोग जो है पहले पौधों में पढ़ेंगे, उससे पहले पोषण के प्रकार को समझ लेते हैं, पोषण की अलग अलग विधियों को। तो पोषण की 2 विधि या 2 प्रकार कह सकते हैं आप। पोषण 2 तरह का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक हुआ स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। ठीक है, इसी चीज को जो है परपोषण को ही बीटीबीसी यानी कि एनसीईआरटी की किताब में विषम पोषी पोषण लिखता है। विषम पोषी पोषण इस चीज को लिखता है एनसीईआरटी की किताब में। परपोषण या परपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण या स्वपोषण इसको कह देते हैं। इंग्लिश में इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक एक करके समझते हैं इसका मतलब क्या क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, इसमें शब्द को आप ध्यान से देखिएगा तो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, एक तो है ऑटो और दूसरा है ट्रॉफ, और दूसरा है ट्रॉफ। इनका मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि सेल्फ मतलब स्वयं, खुद, और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपना स्वयं ही जो है पोषण के लिए भोजन बना लेते हैं, ऐसे जीव को जो है स्वपोषी कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऐसे जीवों को स्वपोषी कहा जाता है और उन जीवों में जो पोषण की विधि पाई जाती है उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की परिभाषा एक एक करके समझ लेते हैं। स्वपोषण क्या है, तो पोषण की वह विधि, पैटर्न सेम ही रहता है, आपको बस समझना होता है। पोषण की वह विधि जिसके माध्यम से कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है या बना लेता है, स्वपोषण कहलाती है। पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाती है, स्वपोषण कहलाता है। और दूसरा है परपोषण, पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है बल्कि दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। ये हुआ इसका परिभाषा, दोनों का परिभाषा समझ में आ गया। इसमें हेटेरोट्रॉफिक में भी वही चीज है, हेटेरो और ट्रॉफिक दो अलग अलग वर्ड है। हेटेरो मतलब अदर होता है, अदर मतलब दूसरा, अन्य, और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो जो अपना न्यूट्रिशन के लिए कोई ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे जीव पर निर्भर करता है तो उसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है तब। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर ये तो ऐसे ही समझाए हैं। अब इसमें पोषण की परिभाषा आपको क्लियर है, इसके दो प्रकार होते हैं ये आप समझ पा रहे हैं, स्वपोषण और परपोषण। इन दोनों की परिभाषा क्लियर हो चुकी है। अब इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स जो है हम आपको बता रहे हैं ताकि इन दोनों में अंतर लिखने में जो है आपको आसानी हो जाए, क्योंकि कई बार जो है आपको क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बतलाइए। तो पहला जो है आप परिभाषा लिखेंगे इनमें। ठीक है, पहला अंतर आप परिभाषा लिख देंगे दोनों का। दूसरा अंतर जो है आप लिख सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें स्वपोषी पोषण होता है वे जीव स्वपोषी कहे जाते हैं, वे जीव स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं। और इनमें ऐसे जीव जिनमें परपोषण की विधि पाई जाती है उसे विषमपोषी या फिर परपोषी कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है उनको क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तीसरा बात आप लिख सकते हैं, स्वपोषण की विधि में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, स्वपोषण की विधि में प्रकाश संश्लेषण होता है जबकि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये आपको लिखना है। और चौथा बात आप लिख देंगे, इसमें उदाहरण दे देंगे इसका, स्वपोषी पोषण में उदाहरण हो जाएगा सभी जीव स्वपोषी, सभी हरे पौधे जो है स्वपोषी होते हैं और इसमें जो है सभी जंतु परपोषी होते हैं, ये बात हो गया। इसके अलावा इसमें केवल हरे पौधे ही नहीं होगा, मतलब सभी हरे पौधे तो हुआ ही, इसके अलावा जो है कुछ शैवाल भी है, जैसे कि नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया उसी को कहते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है इसका उदाहरण हो जाएगा, तो आप यहाँ पर उदाहरण लिख लेंगे। ठीक है, उदाहरण जो हो जाएगा सभी हरे पौधे
इसके उदाहरण होंगे सभी हरे पौधे, इसके उदाहरण होंगे प्लस नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये सब जो है स्वपोषी के उदाहरण हो गए। और इसमें आप लिख देंगे सभी जंतु, सभी जंतु जैसे हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बकरी, मनुष्य इत्यादि जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, इतना तक आपको अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आगे हम लोग जो है समझते हैं पौधों में पोषण। अगला टॉपिक हमारे पास आता है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। इसमें पहला पॉइंट तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अधिकांश पौधे जो है जो हरे होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अधिकांश पौधे स्वपोषी होते हैं। वे अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कहने का मतलब कि अधिकतर पौधे, अधिकांश पौधे जो है जो क्लोरोफिल से युक्त होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। जब परपोषी को ठीक से समझेंगे वहां पर उसका एग्जाम्पल हम दे देंगे। अमरवेल इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद कुछ जो है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, यानी कि जो कीट भक्षी पौधे हैं, वो लोग जो है खुद से अपना भोजन नहीं बना रहे हैं, वो जो है दूसरे जीवों को, कीट, कीड़े मकोड़े को खा करके जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो कीट भक्षी पौधे, अमरबेल, ये सब परपोषी के उदाहरण में हो जाएंगे। यानी पौधे, जो लोग कहते हैं कि सभी पौधे जो है स्वपोषी होते हैं, ऐसा नहीं है। सभी हरे पौधे यानी सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये बात होता है इसका मतलब। कुछ पौधे जो है परपोषी भी होते हैं, जैसे कीट भक्षी पौधे हो गए, वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट जिसको हम लोग घटपर्णी बोलते हैं हिंदी में, पीचर प्लांट को, ये सब हुए। ठीक, इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है पौधों में हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतर स्वपोषण की विधि हो रही है। और स्वपोषण की विधि के लिए जो है ये प्रकाश संश्लेषण जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं और इसके लिए क्या क्या कच्चे माल की आवश्यकता होती है इसको समझेंगे आज। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण को पहले समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये क्या होता है? तो इसमें कहता है कि सभी हरे पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज को अवशोषित कर तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो परिभाषा है कि सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे या सभी हरे पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित कर तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में 4 कच्चे माल की आवश्यकता होती है जो नितांत आवश्यक है। ये चारों चीज जो है अवश्य ही उसमें होने चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के कच्चे माल की हम बात कर रहे हैं, यानी उसके लिए क्या क्या पदार्थ चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके। 4 चीजें चाहिए। पहला तो सूर्य प्रकाश रहेगा ही, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही उसको। ठीक है, इसके अलावा उसको क्लोरोफिल होना ही चाहिए, क्लोरोफिल रहेगा। ठीक है, क्लोरोफिल होगा। तीसरा हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा हो जाएगा जल। आप जल एवं खनिज लवण लिख सकते हो। ये तो इस तरह से ये 4 जो है कच्चे माल चाहिए होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, 4 कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक, इनमें से क्लोरोफिल तो उसके पत्तियों में पाया ही जाता है। पत्तियों में कुछ उत्तक पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा उत्तक पाए जाते हैं जो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। उसके भीतर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि एक हरे रंग का वर्णक है। इसी के कारण पौधों
कि पत्तियों का रंग जो है हरा दिखाई देता है। सूर्य प्रकाश, सूर्य से इसको मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण कर लेता है और जल एवं खनिज लवण जो है ये मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं। ये बात हुई। कच्चे माल क्या क्या चाहिए आपको समझ में आ गया। अब प्रकाश संश्लेषण की विधि जो है वो कैसे काम करती है, किस तरह से इसमें भोजन बनता है उसको समझते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की कार्य विधि, प्रकाश संश्लेषण की कार्य विधि को हम लोग जो है यहाँ पर समझते हैं। कार्य विधि क्या क्या होता है, तो कार्य विधि में हम लोग 4 अलग अलग स्टेप में समझेंगे। पहला काम तो क्लोरोफिल जो है सूर्य प्रकाश में उपस्थित सौर ऊर्जा को ग्रहण कर अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। पहला बात कि क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश में उपस्थित सौर ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ये पहला बात हुआ, ठीक है। अब दूसरा बात जो है इसमें होगा, दूसरा स्टेप लिखेंगे। दूसरा स्टेप में लिखेंगे कि क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित जल के अवयवों को, जल के अणुओं को, है ना, पत्तियों में उपस्थित जल के अणुओं को उसके अवयव अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। आपको पता है कि ये जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बना है, ठीक है। तो ये जो है क्लोरोफिल जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला था, उस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके जो है जल के अणुओं को इसके अवयव यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है स्टोमाटा, पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है, रंध्र होता है, उसके माध्यम से वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग श्वसन प्रक्रिया में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये 3 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप जो है होगा इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से, है ना, इसको क्योंकि हाइड्रोजन का किसी तत्व में या किसी यौगिक में संयोग होना जो है अवकरण कहलाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होना और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होना अर्थात कार्बोहाइड्रेट का बनना, ठीक है। तो तीसरा स्टेप में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन के संयोग से, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण होना, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसी में जो है इसी में ऊर्जा जो है स्टोर होती है, भंडारित होती है, इसी में जो है ऊर्जा संचित होती है, ठीक है। ऊर्जा का संचयन ग्लूकोज में होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी चीज है, जैसे आपको यहाँ पर पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है इसका उत्पाद क्या है। तो उत्पाद जो है इसका हो जाएगा ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उत्पाद जो है वो हुआ ग्लूकोज, ठीक है। इसका क्या हुआ, ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, रासायनिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका सह उत्पाद, जिसको हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं, सह उत्पाद कौन सा होता है। तो इसमें सह उत्पाद कहने का मतलब क्या कि इसका जो उद्देश्य था उसके साथ साथ ही कुछ और भी बन गया, तो उसको देखते हैं। अब ये सह उत्पाद उपयोगी भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी जो है यहाँ से मुक्त हो रहा था, जो कि हमारे लिए उपयोगी है, ठीक। तो ये जो है ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो है सह उत्पाद कहलाता है या उप उत्पाद कहलाता है, ठीक है। इसी को जो है उप उत्पाद भी कहते हैं, उप उत्पाद, ठीक है। इसको जो है शॉर्टकट में उपोत्पाद जो है कह दिया जाता है, उपोत्पाद, ठीक है। सह उत्पाद हुआ, बाई प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो है आपसे जो है क्वेश्चन ये भी कहा जाता है कि आप जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की परिभाषा को समझाइए, साथ ही इसका संतुलित समीकरण भी लिखिए,
है ना। तो समीकरण लिखने के लिए जब आपको बोले, परिभाषा तो आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी। समीकरण लिखने के लिए जब आपसे कहा जाएगा तो आप समीकरण में लिखेंगे आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और एरो का साइन देंगे बढ़िया से सीधा एकदम। ऊपर में लिखेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यहाँ लिख देना है और नीचे में लिख देना है सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश। और आगे में यहाँ दिखाना है C6H12 प्लस O2 जो है आप दिखाएंगे और इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो ये सब जगह पे 6 लगा दो, 6 लगा दो, ये संतुलित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप परिभाषा पहले समझा देंगे और फिर उसका जो है समीकरण आप यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। समीकरण ये वाला जो है आप समझा देंगे उसको, ठीक। इसके अलावा एक और बात जो ध्यान में रखनी है आपको, वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि किस किस पदार्थ का इस्तेमाल हुआ, मतलब उसमें इनपुट क्या हुआ। इनपुट की बात करें तो इनपुट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लिया था। तो ये सब चीजें जो है अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है। और ग्लूकोज जो बना है वो एक कार्बनिक पदार्थ है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अकार्बनिक पदार्थों का रूपांतरण जो है कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अकार्बनिक पदार्थों का रूपांतरण कार्बनिक पदार्थों में होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।